लाइसो मीन्स लाइसिस, सोमा मीन्स बॉडी। सबसे पहले हम इनकी ओरिजिन को देखते हैं, लाइसोसोम कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। याद रखिए कि लाइसोसोम न्यूक्लियस से रिजेंबल करते हैं। कैसे? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए मीन्स क्रोमेटिन नेटवर्क, और उसकी मेम्ब्रेन दो हिस्सों में होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। डीएनए जो कि स्पेसिफिक सेगमेंट्स का बना है, उनको हम क्या कहते हैं भाई? जीन्स कहते हैं, डीएनए। और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कॉल्ड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि ये बाउंडेड होती है विथ राइबोसोम्स। देन हमने कहा कि इस राइबोसोम से, आरईआर से वेजिकल्स निकलती हैं जो कि प्रोटीन बना के आगे ले जाती हैं किसकी तरफ? गोल्जी एपरेटस की तरफ। गोल्जी एपरेटस फर्दर उन चीजों को मॉडिफाई करेगा और वेजिकल्स निकाले। पॉइंट को समझे, यहां तक हमने वेजिकल की बात की। अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डीएनए बना है जीन्स का, सपोज ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट जीन, इसमें होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से बनेंगे क्या? एम आर एन ए, और एमआरएनए कहां बाइंड होंगे? न्यूक्लियर पोर से निकल के बाइंड होंगे राइबोसोम पे। राइबोसोम पे बाइंड होंगे तो क्या बनेगी? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आरईआर के अंदर मॉडिफाई होंगी। मॉडिफाई होने के बाद इनमें से एक वेजिकल निकलेगी। ये वेजिकल प्रोटीन ले जाएगी किसकी तरफ? गोल्जी अपरेटस की तरफ। फिर ये भी वेजिकल किसके साथ फ्यूज होगी? गोल्जी अपरेटस के साथ। फ्यूज होने के बाद इसकी ये प्रोटीन्स इंटर होंगी गोल्जी अपरेटस में, और प्रोटीन्स की फर्दर मॉडिफिकेशन होगी। फर्दर मॉडिफिकेशन का के बाद यहां से ये प्रोटीन फुली मॉडिफाइड होके रेडी होके इनके बर्ड से निकलेंगे, इनके टर्मिनल बर्ड से निकलेंगे। और टर्मिनल से जो बर्ड निकलेगी उसको हम कहेंगे वेजिकल, और लाइसोसोमल वेजिकल, और एंजाइमेटिक वेजिकल। तो ये वेजिकल बन गई जिसका नाम हो गया लाइसोसोम। एंजाइम वेजिकल। ये थी सिर्फ ओरिजिन। अब देखते हैं इनके फीचर्स को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम को देखा जाए तो, सॉरी लाइसोसोम को, फीचर्स। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक वो होते हैं जो कि वाटर की मौजूदगी में किसी मालिक्यूल, ऑर्गेनिक मालिक्यूल को ब्रेक करें। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अब तक जो डिस्कवर किए गए हैं नियर अबाउट लाइसोसोम के अंदर 40 टू 50 एंजाइम्स।
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, और कितनी? 5 पीएच। एक्टिव होंगे एंजाइम। और अगर बात करें कि लाइसोसोम ओरिजिनेट कहां से हुए? सर लाइसोसोम ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी एपरेटस से। अब देखें भाई, अगर इसमें एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, तो हमने क्या पढ़ा कि प्रोटीन्स बनती कहां से है? आरएनए से। और आरएनए कहां से बनता है? डीएनए से। और डीएनए के कौन से पार्ट से? स्पेसिफिक जीन्स से। मींस जीन्स एंजाइम को कंट्रोल करते हैं। इट मींस दैट इन जीन्स लाइसोसोम को कंट्रोल करते हैं। टाइप के हवाले से लाइसोसोम के 3 टाइप जनरली कहते हैं कि एक होते हैं टाइप्स में प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरे होते हैं सेकेंडरी, और होते हैं रेजिडेंट लाइसोसोम। अब देखें भाई, इनको डिटेल से समझते हैं। ये जो पहला लाइसोसोम होता है, इस पहले पहले लाइसोसोम मींस जैसे ही ओरिजिनेट हुआ है गोल्जी एपरेटर से, इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर हमने क्या बात की कि इसके अंदर एक्टिवेशन की जो पीएच होगी, वो पीएच होगी 5 पीएच। लेकिन इसके सराउंड में क्या है? इसके सराउंड में साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। और साइटोसोल की पीएच क्या है? 7.2। फिर भी इस बात को समझे, लाइसोसोम की अंदर की पीएच 5 है, लेकिन वो 5 होती नहीं है जनरली। एक्चुअली ये 5 पीएच इसकी एंजाइम की एक्टिव पीएच है, जिस पीएच पे एंजाइम ज्यादा काम कर सके, ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लेकिन साइटोसोल की पीएच 7.2 है। तो क्या अगर यहां से एंजाइम, लाइसोसोम से एंजाइम बाहर भी निकले, सीक्रेट आउट हो, तो क्या वो साइटोसोल को कोई हार्म कर सकते हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं करें, क्योंकि पीएच की वेरिएबिलिटी 7.2 पे लाइसोसोमल एंजाइम काम नहीं करेंगे। इस वजह से नॉर्मली सेल में अगर लाइसोसोम के कितने भी एंजाइम आ जाए, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इस पीएच को मेंटेन कौन करेगा? इस पीएच को मेंटेन करने के लिए लाइसोसोम के पास होते हैं पंप्स कॉल्ड प्रोटॉन पंप्स। और ये प्रोटॉन पंप्स एटीपी डिपेंडेंट है। मीन जैसे लाइसोसोम काम करेगा, तो सबसे पहले प्रोटॉन पंप को एक्टिव करेगा, उसके बाद प्रोटॉन की एंट्री होगी, पीएच डाउन होगी अप टू 5 तक, 5 पे एंजाइम एक्टिव होंगे, फिर डाइजेशन स्टार्ट होगी। अब पॉइंट को देखें कि कैसे हम समझते हैं कि ये लाइसोसोम के टाइप कैसे होते हैं और काम कैसे करते हैं। इससे पहले हम ये समझें कि लाइसोसोम डाइजेस्ट किसे करता है। याद रखिए, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है दूसरे प्रोडक्ट्स को, मतलब दूसरी चीजों को, जैसे कि बाहर से आई हुई चीजें
सेल के अंदर उनको लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा। या हम ऐसे कहें कि अगर कोई साइटोसोल का हिस्सा बेकार बन गया है, नॉन फंक्शनल हो रहा है, एक्सेस में है, उसको डाइजेस्ट करना किसका काम है? लाइसोसोम का। अगर सेल के बाहर यहां बैक्टीरिया है जिसको हम कहेंगे पैथोजन, तो पैथोजन सेल के अंदर मिस्टर बैक्टीरिया कैसे आएगा? बैक्टीरिया को एंगल्फ करने के लिए ये सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन से सूडोपोडिया निकालेगा और सूडोपोडिया निकालने से इस बैक्टीरिया को अंदर की तरफ लेगा। यहां कप लाइक स्ट्रक्चर बने। आहिस्ता आहिस्ता ये कप लाइक स्ट्रक्चर कवर हो जाएगी किसके अंदर? वेजिकल के अंदर, जिसमें अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और इस वेजिकल को हम कहेंगे फेगोसोम। ऐसे ही यहां से दूसरे टाइप की भी मटेरियल अंदर दूसरे तरीके से भी अंदर मटेरियल आते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर कोई फूड पार्टिकल यहां पे हो, उसको अंदर लेना है, तो फूड पहले तो डिटेक्ट होंगे मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन की आउटसाइड में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से इसमें मौजूद होते हैं सी प्रोटीन्स, क्लेथ्रिन कोटेड प्रोटीन्स। तो इस पॉइंट पे ये अंदर की तरफ फिर से भी क्या बनेगी? इन्वेजिनेशन। अगर यहां से इन्वेजिनेशन नीचे की तरफ बने तो ऐसे, तो ये इन्वेजिनेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या बना लेगी? वेजिकल। तो इन्वेजिनेशन की आउटसाइड ये इनसाइड, ये आउटसाइड, आउटसाइड में फिर से क्या होगी? सी प्रोटीन। तो वेजिकल के आउटसाइड में क्या होगी? सी प्रोटीन। और उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर फूड होगा। और फूड किसके साथ रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा? रिसेप्टर के साथ। ऐसे फूड को लेने वाले मैकेनिज्म को कहेंगे एंडोसाइटोसिस। फूड, और इस वेजिकल का नाम होगा एंडोसोम। लेकिन तीसरा भी पैटर्न है लाइसोसोम के लिए, तीसरा टारगेट भी है। कौन सा टारगेट है? कि अगर अपने ही सेल की कोई ऑर्गेनेल नॉन फंक्शनल हो, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस में है या नॉन फंक्शनल है, तो इस कंडीशन में इसकी भी डाइजेशन हो सकती है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगी किसके साथ? मिल सकती है एंडोसोम के साथ, फेगोसोम के साथ, और अपने ही किसी ऑर्गेनेल के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गई हो या नॉन फंक्शनल जिसे कहें। अगर फेगोसोम के साथ लाइसोसोम मिलेगा तो बन जाएगी फेगोलाइसोसोम। मींस ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो दोनों चीजें पाई जा रही हो, अंदर बैक्टीरिया भी हो और उसके ऊपर सराउंड कर लें एंजाइम्स। नेक्स्ट हम बात करें
अगर ये एंडोसोम के साथ मिले तो एंडोसोम के साथ मिलने से एंडोलाइसोसोम कहलाएगी, मींस फूड पार्टिकल्स अंदर होंगे और इसके ऊपर फिर भी क्या होंगे, एंजाइम्स। अब इस स्ट्रक्चर को देखें कि अगर अपनी ऑर्गेनेल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिले तो इस तरह से होगा, अंदर ऑर्गेनेल सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड कर रही है क्या, लाइसोसोम। अब देखें भाई, एक मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर और उसके बाहर बाहर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन और बीच में क्या होंगे, एंजाइम्स। मिली, एंडोसोम के साथ भी लाइसोसोम मिल सकती है, अपनी ऑर्गेनेल्स के साथ भी लाइसोसोम मिलेगी। अगर फेगोसोम के साथ लाइसोसोम मिली, दिस इज कॉल्ड फेगो लाइसोसोम। अगर एंडोसोम के साथ मिली, एंडो लाइसोसोम। अपनी ही ऑर्गेनेल के साथ मिले तो इसे हम कहेंगे ऑटो लाइसोसोम। भाई यहां दो चीजें, एक तो लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर, मतलब लाइसोसोम के अंदर दो चीजें, क्योंकि फ्यूज्ड हुई है फेगोसोम और लाइसोसोम। इसके अंदर बैक्टीरिया भी है और एंजाइम भी है। अगर एंजाइम है, बैक्टीरिया है, तो इस लोकेशन पे तकरीबन कम पता चल सकता है कि या ये वैक्यूल है या लाइसोसोम है। लेकिन सच टाइप ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। पहले वाले को हमने क्या कहा था, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम पहले इनेक्टिव होते हैं, हालांकि उनकी एक्टिवेशन के लिए पीएच क्या चाहिए, 5। अब देखेंगे किस, तो इन सारे लाइसोसोम को हम नाम दे देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। एक्टिवेशन ऐसे होगी कि इन लाइसोसोम के प्रोटॉन पंप्स ओपन होंगे और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयंस की इनफ्लक्स होगी। जैसे जैसे अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंटिन्यूअसली इसकी पीएच डाउन होगी अप टू 5। जैसे ही 5 तक पीएच हो जाएगी, एंजाइम फुली एक्टिव होंगे। एंजाइम फुली एक्टिव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट करेंगे इस बैक्टीरिया को। तो यहां भी ऐसे ही होगा, प्रोटॉन की इनफ्लक्स होगी, अंदर पीएच 5 होगी, एंजाइम एक्टिव होंगे, फूड की डाइजेशन स्टार्ट होगी। और अपनी ही ऑर्गेनेल को भी ऐसे ही यूटिलाइज करेंगे कि प्रोटॉन की इनफ्लक्स होगी, एंजाइम एक्टिव होंगे क्योंकि 5 पीएच होगी, अपनी ऑर्गेनेल भी डाइजेस्ट। अब बात यह है कि लाइसोसोम डाइजेशन करने के बाद यहां से मटेरियल्स निकालेगा। सपोज फूड की डाइजेशन हो गई और यहां से मटेरियल्स एक्सक्रीट आउट हो गए, जैसे कि यहां लिपिड हो, अमीनो एसिड हो या फैटी एसिड हो, कोई भी मटेरियल हो, ये यूटिलाइज करेगा कौन, सेल अपने आप, यानी उनसे एनर्जी लेगा। तो क्या कहेंगे भाई, डाइजेस्टेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मटेरियल टोटली डाइजेस्ट ना हो। अगर टोटली मटेरियल डाइजेस्ट ना हो तो ये वेजिकल जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये एग्जिट आउट हो जाएगी।
अनडाइजेस्टेड मटेरियल। और अनडाइजेस्टेड को हम वेस्ट भी कह सकते हैं। इसकी हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस से ये सारा मटेरियल यहां से निकल जाएगा। फिर ये अपने आप मेम्ब्रेन यहां क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। अब यहां दो तीन पॉइंट्स समझनी है। जैसे हमने एक बात की कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सक्रीट आउट होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सक्रीट ना हो। अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सक्रीट ना हो तो वो क्या हो जाएगा, स्टोर फॉर्म में आ जाएगा। यानी मटेरियल स्टोर भी हो सकते हैं, एक्सक्रीट आउट भी हो सकते हैं। अब ये फोकस करना है कि जब एंडोसाइटोसिस हुई थी या फेगोसाइटोसिस हुई थी, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा रिड्यूस हुआ था। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा ऐसे ही कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाए तो सेल की साइज तो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब देखें कि यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि वेजिकुलर फॉर्म में आई थी, फाइनली अटैच होकर जाएगी फिर से मेम्ब्रेन के साथ। मींस मेम्ब्रेन की साइज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के जरिए मेंटेन रहेगी, बैलेंस रहेगी। इट मींस दैट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बोथ आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर सेल। अब स्टोरेज डिजीज यानी स्टोर फॉर्म क्यों होता है, इसका रीजन क्या? भाई देखें, हमने क्या कहा कि लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, और प्रोटीन जीन्स के कंट्रोल में। अगर सेल के अंदर कोई जीन डिफेक्टिव हो तो एंजाइम नहीं रहेगा। अगर एंजाइम नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगी किसी पार्टिकल। अगर डाइजेशन किसी सब्सटेंस की ना हो तो वो चीजें स्टोर फॉर्म में हो सकती हैं। तो मेन क्राइटेरिया क्या हुई सर? जीन से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन से डायरेक्टली हम कहते हैं कि एंजाइम बनेंगे। अगर जीन रिसेसिव फॉर्म में हो या डिफेक्टिव फॉर्म में हो, इन दोनों कंडीशन में एंजाइम नहीं बनेंगे। अगर एंजाइम नहीं बनेंगे तो जैसे ही बच्चे की बर्थ होगी या उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी तो इस टाइप वाले जो एंजाइम नहीं होंगे वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में नो मेटाबॉलिज्म मींस स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। हमारे टेक्स्ट में या मल्टीपल टेक्स्ट में तीन डिजीज कॉमनली बताई जाती हैं। पहले हम बात करते हैं टे सेचिस डिजीज की। टे सेचिस सेचिस डिजीज। दूसरी है गाउचर्स डिजीज। तीसरी है क्रेब्स डिजीज और क्रेबीज डिजीज। अब ये दो तीनों डिसऑर्डर मतलब इन्फेंटाइल एज में होती हैं। इन्फेंटाइल के एज में क्यों होती हैं, मींस बच्चों में होती हैं। बच्चों में क्यों होती हैं कि जीन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव जीन की वजह से उनमें
एंजाइम्स नहीं है, तो स्टार्ट में ही मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होंगी। तो टेचेस की जो सिम्टम्स हैं ये हैं कि मेंटल रिटार्डेशन होगी, एंड डेथ बाय एज 3 ईयर्स, मीन्स बच्चा 3 साल तक सर्व करेगा, लेकिन इसकी स्टोरेज मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज की वजह से 3 साल के बाद मर जाएगा, डेथ बाय एज 3। दूसरी कंडीशन है गॉर्जियस डिजीज। अब गॉर्जियस डिजीज में क्या होगा भाई, जो बच्चे के स्प्लीन एंड लिवर है उसकी क्या होगी, इनलार्जमेंट। उसके साथ साथ उस बच्चे में बोन की इरोजन भी हो सकती है, और बच्चा फिर भी छोटी एज में मर जाएगा। क्रेबिस डिजीज, इस कंडीशन में भी मेंटल रिटार्डेशन होगी, एंड एज बाय डेथ बाय एज 2 ईयर्स। को और भी समझें कि स्टोरेज का मतलब हमेशा डिसऑर्डर नहीं होती, दूसरे सिम्टम्स भी है। जैसे कि बात करें स्टोरेज की कंडीशन में, कंडीशन तब होती है जब जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है, हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे कई जीन्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, उनके एंजाइम नहीं बनते, एंजाइम नहीं बनेंगे तो प्रोडक्ट्स स्टोर होंगे। एग्जाम्पल लिपोफ्यूजन। अगर ऐसी प्रोडक्ट स्टोर हो रही हो लिवर, हार्ट या स्किन के अंदर, वो किसको एक्सप्रेस करेगी भाई, हमारी एज को एक्सप्रेस करेगी। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी लिपोफ्यूजन की स्टोरेज बढ़ती जाएगी, जिस वजह से हमारी स्किन से ही मालूम हो जाता है कि एज कितनी हो सकती है। अब बात देखें, हमने लाइसोसोम को कवर कर लिया। यहां एक पॉइंट और भी है कि कभी कभार ये होता है कि सेल पूरा नॉन फंक्शनल हो जाता है, सेल अपने आप को मारना चाहता है क्योंकि नॉन फंक्शनल होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं मार देता, उसमें ये डेथ का होना एक प्रोग्राम्ड फॉर्म होता है। अगर प्रोग्राम्ड फॉर्म होगा तो यानी बॉडी खुद ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इस प्रोग्राम्ड डेथ को कहा जाता है नेक्रोसिस। अब क्या होगा कि पहले सेल्स मर जाते हैं, उसके बाद लाइसोसोम रप्चर होगा, जैसे ही रप्चर होगा तो सारे एंजाइम सीक्रेट करेगा, और एंजाइम अपने ही सारे साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर लेंगे ऑन साइटोप्लाज्म और ऑन साइटोसोल। सच कंडीशन इज कॉल्ड सुसाइड और सेल सुसाइड।
और इसे देखिए हमने नेक्रोसिस भी कहा। और दूसरा टर्म होता है नेक्रोसिस की अपोजिट में टर्म होता है, सॉरी, इसको हम एपोप्टोसिस कहेंगे। प्रोग्राम सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहा जाएगा। और जो इंजरी की वजह से डेथ हो रही हो उसे नेक्रोसिस कहते हैं, बाय इंजरी। मीन्स इसमें इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व होती है। अगर इन्फ्लामेशन होगी तो सेल थोड़े इंजर्ड होंगे, तो अपने सेल्स, दूसरे जो सेल होंगे डब्ल्यूबीसीस, अपने ही सेल को खा जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। इंजरी, इन्फ्लामेशन होगी और ये सेल डाइजेस्ट हो जाए। अब तक हमने लाइसोसोम कवर कर लिया।